हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एससीईआरटी की बुक से ज़रूर पढ़ें और एससीईआरटी की बुक्स आपको बहुत मदद करने वाली हैं आपके यूपी टेट को क्लियर करने में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा परिवेश, यानी कि आज से मैं आप लोगों के लिए फिर से एससीईआरटी की बुक्स अपलोड कर रही हूँ। उनके नोट्स, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, क्योंकि जल्दी जल्दी सारा सिलेबस अब हमें कंप्लीट करना है पेपर 1 और पेपर 2 का। तो ईवीएस से स्टार्ट हो रहा है हमारा परिवेश, क्लास 3 है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है। क्लास 3 की हमारा परिवेश है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वो बुक है जो यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है, और यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी कुछ आपको इन बुक से मिलता है। अगर आप यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टेट में बैठ रहे हैं या सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप एससीईआरटी जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ये बुक आपको मिलती हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं निशुल्क वितरण हेतु, यानी कि निशुल्क ये आपको गवर्नमेंट स्कूल में मिलेंगी। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल निशुल्क होती हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, किसी किसी वेबसाइट पर होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आपको जगह जगह ढूंढना ना पड़े। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ जुड़ जाइए चैनल के साथ, वहाँ पर मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी। तो ये है पाठ्यक्रम इस क्लास 3 की बुक का। आप देख सकते हैं हमारा परिवार, हमारा परिवेश, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य, जो आपके यूपी टेट के सिलेबस से बहुत मैच खाता है। पेपर 1 दे रहे हैं या 2 दे रहे हैं, दोनों में आपको ये हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड होंगे। अनअकैडमी प्लस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी पर मिलता है। कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी आपको अनअकैडमी पर करवाई जाएगी। आप अगर सीटेट, यूपी टेट या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, तो आपको सभी के बैच कोर्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप मुझे फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि फ्री लाइव क्लासेस मैं अनअकैडमी पर पढ़ाती हूँ, ईवीएस, हिंदी और एसएसटी की। तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। डेली टाइमिंग है 12:30, 3 बजे और रात को 9:30 बजे। तो इन तीनों टाइम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? और कोई भी चार्जेस नहीं है मेरी क्लास के लिए। आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अनलॉक कोड यूज़ करना है, क्योंकि आप अनलॉक कोड यूज़ करेंगे तभी आप मेरी जो लाइव क्लास होगी उसको अनलॉक कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। और अनलॉक कोड में क्या लिखना है, प्रतीक्षा टेट लिखना है, PRATIKSHATET, प्रतीक्षा टेट। क्लियर? चलिए, और आपको बता दूं कि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें 10% का डिस्काउंट पाने के लिए भी रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट का यूज़ कर सकते हैं। और आप किसी भी फ्री लाइव क्लास, टेस्ट, क्विजेस को भी अनलॉक कर सकते हैं इसी रेफरल कोड से। तो यूज़ माय रेफरल कोड टू अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस एंड गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। तो यहाँ हम पहले चैप्टर पर आ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा परिवार। तो यहाँ पर परिवार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। और सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे। तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जैसे दादाजी परिवार के सभी लोगों की जरूरत का ध्यान रखते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं। तो घर का मुखिया कौन होता है? जो परिवार का ध्यान रखता है, ठीक है। परिवार का बड़ा होता है, वो दादाजी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूढ़िवादिता यानी कि
लिंग से संबंधित, यानी कि अगर दादाजी हैं वो ही मुखिया हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, दादी भी मुखिया हो सकती हैं, माँ भी मुखिया हो सकती है। तो मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती है, यानी कि शीतल की माँ भी मुखिया हो सकती है। क्लियर। दूसरी बात कि हम जो भी चीज सीखते हैं, यानी कि अगर बच्चे की बात की जाए, बच्चा का जो पहली पाठशाला होती है वो उसका परिवार होती है। बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होती है और पहली शिक्षिका या शिक्षक उसकी माँ होती है। तो हम सब परिवार में रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची होते हैं, बुआ भी होती हैं, और हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं, और किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। दादाजी और दादी जी हमें कहानियां सुनाते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। बहुत कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्लास 3 की बुक है तो बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं दिया होगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी और इंफॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो मधु के परिवार में कौन कौन है ये सब हमें नहीं। तो यहाँ पर एक ड वाला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं। तो सीखने की जो पहली पाठशाला है वो क्या है, घर है। पहली पाठशाला घर है, परिवार है। क्लियर। तो परिवार के साथ हम मिलकर क्या क्या करते हैं, तो परिवार के साथ मिलकर हम घर के सभी काम करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, और एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, मिलजुल कर सारे काम करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो खाने बनाने का काम आपके घर में कौन करता है, ये बच्चों के लिए है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है पास पड़ोस। अरे क्या हुआ, क्या का झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं, पास खेलते हुए रमन ने विवेक से कहा। पास पड़ोस पर आते हैं, यानी कि परिवार के बाद जो बहुत जरूरी चीज होती है वो है पड़ोस। पास पड़ोस बहुत जरूरी चीज है। क्लियर। क्योंकि परिवार के बाद हम कुछ चीज सीखते हैं तो वो अपने एनवायरमेंट यानी कि पास पड़ोस से ही सीखते हैं। तो उनके घर का सामान भी दब गया होगा, चलो चलो हम सब उनके पास चलते हैं। घर की झोपड़ी यानी कि इरफान काका की झोपड़ी गिर रही है। आगे है सभी ने मिलकर झोपड़ी में दबे सामान को बाहर निकाला। तनवीर चाचा ने कहा मेरे पास सूखे बांस हैं, मैं ले आता हूँ। सरला दीदी ने अपने घर से पुआल लाकर, यानी कि आस पड़ोस में जो रहते हैं वो सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं, मिलकर त्योहार बनाते हैं। तो एक बड़ा परिवार पड़ोस भी होता है। पड़ोस भी परिवार का ही एक पार्ट होता है। क्लियर। चलिए यहाँ पर तो आप देखेंगे हम सदैव एक दूसरे की मदद करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर 2 में। चलिए नेक्स्ट परिवेशी पेड़ पौधों पर पहुंचते हैं। क्या है इसमें, ये मत सोचिएगा कि मैं सब कुछ छुड़ाती जा रही हूँ। तो ये क्लास 3 की बुक है तो बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी। टाइम वेस्ट नहीं करना है, महत्वपूर्ण चीजें ही पढ़नी है। परिवेशी पेड़ पौधे में हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, यह एक दूसरे से अलग भिन्न दिखाई देते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानते हैं पत्तियों से, फलों से, फूलों से और लंबाई और तने की मोटाई से। तरह तरह की पत्तियां, हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पर क्या सभी की पत्तियां एक जैसी होती हैं? तो सभी की पेड़ पत्तियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं, कुछ की गोल, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां बड़ी होती हैं और कुछ की छोटी होती हैं। कुछ पत्तियों का किनारा कटीला होता है, कुछ का चिकना। क्या आपने केले, लौकी और अरबी की पत्तियों को देखा है? इन पत्तियां अन्य पत्तियों से कैसे अलग होती हैं ये आपको पता करना है, यानी कि बच्चों के लिए एक
एक्टिविटी दी हुई है, ये आपसे पेडागोजी में पूछा जाता है। अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन, एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी में पूछे जाते हैं। अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर पेडागोजी आती है, उसके लिए आप एससीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी को भी पढ़ें। पत्तियों के किनारे पर पेंसिल चलाओ, ये आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पत्तियां दी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो बेल या लताएं। बेल या लताएं क्या है? क्या तुमने ऐसे पौधों को देखा है जो जमीन पर फैलते हैं, बांस बल्ली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं या छप्पर के ऊपर चढ़ते हैं? ये चित्र आपको दिया हुआ है, ये बेल या लता कहलाती है। इस तरह से बेल या लता कहलाती है। आपने देखा होगा मनी प्लांट को, मनी प्लांट भी एक प्रकार की बेल या लता है। इनको आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। बेल या लताओं को बढ़ने के लिए यह बांस, लकड़ी, छप्पर जैसी वस्तुओं का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। हम मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं। इनको स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए हम कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग मौसम में हम तरह तरह के फल खाते हैं। सब्जियां व फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो पता रखिए कि ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं। मानव जाति के लिए, जीव जंतुओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर है परिवेशी जीव जंतु। हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी कीट पतंगे रहते हैं। उनमें से कुछ को हम पहचान लेते हैं, कुछ को हम उनके नाम से भी पुकारते हैं। इनको हम पहचानते हैं। इनके शरीर की बनावट रंग से, पंख से, पंजे और चोंच से और बोली से होती है। हर प्रकार के जीव जंतु बनावट, आकार आदि में एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का छोटा। कोई चलते हैं, कोई रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ कूदते हैं, कुछ फुदक फुदक कर चलते हैं। सभी जीव जंतुओं की बोलियां भी अलग अलग होती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर हम इन्हें जानते पहचानते हैं। तो यहाँ पर वर्गीकरण दिया हुआ है जीव जंतुओं का। कुछ जीव जंतु घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। तो ऐसे पशु पक्षी जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है? ऐसे जीव जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहा जाता है। कुछ जीव जंतु मांस को आहार के रूप में लेते हैं, ये मांसाहारी कहलाते हैं। फल, मांस, कीट पतंगे, घास, पत्तियां, अनाज के दाने आदि सभी प्रकार का भोजन लेने वाले जो जीव जंतु हैं, यानी कि जो शाक भी खाते हैं, जो मांस भी खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी कहा जाता है। क्लियर? हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। उन्हीं की देखभाल के लिए भोजन, अच्छे स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। कुछ पशु पक्षी भी परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं। ये पालतू पशु पक्षी कहलाए जाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां ये सुरक्षित रह सकें। इससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ब्लेड और शीशे के टुकड़ों को सड़क पर ना फेंक लें, उन्हें कूड़ेदान में डालें। इन वस्तुओं से पशु पक्षियों को चोट लग सकती है। घर के कूड़े को पॉलीथीन में बांधकर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन खाने से पशुओं को नुकसान पहुंचता है। चलिए
नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हमारा भोजन, भूख लगने पर हमें कैसा महसूस होता है। भूख लगने पर तो बहुत देर तक खाने पीने को कुछ ना मिले तो भोजन करने की जो इच्छा है, भूख लगने पर हम कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, वो बढ़ जाती है। हम जो खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ कहते हैं। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर की वृद्धि विकास करते हैं, हमें रोग बीमारियों से बचाते हैं, यही भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ हमारे शरीर का 3 रूपों में पोषण करते हैं। एक होते हैं ऊर्जा देने वाले, एक वृद्धि करने वाले, एक रोगों से बचाने वाले। ऊर्जा देने वाले वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि, घी, मक्खन, ये सभी क्या है, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। दूसरे होते हैं वृद्धि करने वाले, ये भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, जैसे दालें हैं, दूध है आदि है। और तीसरे हैं रोगों से बचाव, ये भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं फल, सब्जियां आदि। चलिए नेक्स्ट है, हम कुछ भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं, कुछ भोज्य पदार्थों को पकाकर खाते हैं। पकाने से चीजें मुलायम और पचने में आसान हो जाती हैं, उनका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। परंतु कुछ अनाज, दालें, सब्जियां और फल ऐसे भी हैं जिन्हें कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, खुला रखने से धूल और मक्खियां उसे गंदा कर देती हैं। फलों और सब्जियों पर धूल जमा रहती है, इन पर छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, इसलिए इन्हें खाने और पकाने से पहले साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। हमें बाजार की खुली हुई चीज व कटे फल नहीं खाने चाहिए। भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथों को अवश्य धो लेना चाहिए। क्लियर? स्वाद जो है, स्वाद किसके द्वारा पता चलता है, वो जीभ के द्वारा। एक गिलास में चीनी, एक गिलास में नमक, एक गिलास में नींबू का घोल है। कैसे पता करोगे, तो जीभ से पता करोगे कि मीठा कौन सा है, नमकीन कौन सा है और खट्टा कौन सा है। क्लियर? दांत अगर नहीं होंगे तो आप भोजन को काट नहीं सकते हैं, चबा नहीं सकते हैं। अगर अच्छी तरह चबाया हुआ भोजन हम आसानी से निगल सकते हैं। ठीक है, तो दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी नियमित सफाई की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। पशु पक्षियों का भोजन और सहायक अंग। माँ, हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया बोली, नहीं नहीं, तुम भी अब तो अभी उड़ भी नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। क्लियर? अचानक गौरैया को छत पर एक लड़की दिखाई दी, वह खाना खा रही थी। गौरैया लड़की के पास जाकर बैठ गई। लड़की ने गौरैया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। तो उसने रोटी का एक टुकड़ा दिया। गौरैया ने चौंच से पकड़ा और उसे उठा नहीं पाई। दूर बैठा एक कबूतर ये सब देख रहा था, वह उड़कर गौरैया के पास आया। कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो गौरैया ने कहा, हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। कबूतर अपनी चोंच में रोटी दबाकर गौरैया के साथ उसके घोंसले में गया और फिर वहां सबने मिलकर रोटी खाई। तो पक्षी भोजन कैसे खाते हैं, हमें ये पढ़ना है। हम अपना भोजन हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं। पक्षी भी पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। पक्षियों के पंजे व चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच एवं पंजे की बनावट फल, सब्जी, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने और नोचने और पकड़ने की में उनकी मदद करती है। ठीक है, ये है गौरैया और ये है शकरखोरा। गौरैया की चोंच छोटी और नुकीली होती है, ये आप ध्यान रखें। गौरैया की जो चोंच है वो कैसी होती है, छोटी और नुकीली होती है। इससे उसे अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। शकरखोरा जो होती है, शकरखोरा, उसकी चोंच पतली और घुमावदार होती है। इससे वह फूलों के रस चूसने का काम आसानी से करती है। क्लियर? ये 2 पॉइंट आ गए हैं हमारे यहाँ पर।
नेक्स्ट इज, आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। बाज और चील की जो चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी होती है, ये आप देखेंगे बाज और चील। और पंजे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। क्लियर? तो ये थर्ड पॉइंट आ गया इस चैप्टर का। पानी और उसके पास रहने वाले पक्षियों की चोंच इस प्रकार होती है, वे कीचड़ और पानी में रहने वाले कीड़े और अन्य जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले सकते हैं। पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। कुछ पशु केवल घास खाते हैं, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, तो कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। तो जानवरों के दांतों की जो बनावट उनके खान पान के में मदद करती है। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं, उनके आगे के दांत अधिक नुकीले होते हैं। तो ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, जिससे वह अपना भोजन को काटती है। घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। शेर के आहार मांस होता है, वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को आसानी से खाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा घर। तो मनुष्य ने अपने रहने के लिए, यानी कि सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि तूफान से बचने के लिए घने पेड़ की छाए और गुफाओं में रहते थे। फिर उन्होंने अपने घर बनाए रहने के लिए। तो घर किसे कहते हैं? जया और जगत अपनी दादी के साथ घूमने निकले। वे तालाब के किनारे गए, वहां कुछ देर रहे। दादी ने कहा चलो बाजार चलते हैं। जया ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पेंसिल भी खरीदनी है। वे सभी आगे बढ़े और सड़क पर पहुंचते ही दिखा एक बड़ा सा मकान। जगत ने कहा देखो कितना बड़ा घर है। जया ने कहा नहीं नहीं, ये अस्पताल है, यहाँ लोगों का इलाज होता है। देखो यहाँ पर बोर्ड भी लगा है हॉस्पिटल का। ये कुछ और आगे बढ़े, सामने दिखा एक और बड़ा सा मकान। जगत फिर बोला देखो ये कितना बड़ा घर है, ये कैसा घर है, ये लाल रंग का डिब्बा भी है। दादी ने कहा ये घर नहीं, ये डाकखाना है, यहाँ से चिट्ठियाँ आती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और दिखा। ठीक है, फिर वे अपने घर की ओर वापस चले। कॉपी किताब की दुकान दिखी। फिर वो वापस चले। बार बार बाग वाले रास्ते से जाएंगे। तीनों लोग घर की ओर वापस जा रहे हैं। तो रंगा पुत्ता मकान देखकर जगत बोला कितना सुंदर घर है। जया ने कहा नहीं जगत, यह तो पंचायत भवन है, यहाँ गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। तो घर किसे कहते हैं? घर और मकान में क्या अंतर होता है? घर वह स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें ठंड, गर्मी, वर्षा आदि तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा देता है। घर हमें रहने, खाने बनाने व खाने, पढ़ने, लिखने, सोने आदि के लिए स्थान और सुविधा प्रदान करता है। घर में हम अपनी जरूरत की वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं। घर में कई कमरे या हिस्से होते हैं जिसे हम अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे रसोई घर, स्नान घर और शौचालय। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ भी अब ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ना पड़े, लेकिन हाँ, पक्का घर बनाने में सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। और कच्चा घर किसका होता है? घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपा जाता है। और इस तरह के घर आपको अधिकतर कहाँ पर मिलेंगे? राजस्थान में। घर की छत बनाने में खपरेल, कटीली झाड़ियां, बांसबली आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो तरह के घर होते हैं, कच्चा घर और पक्का घर। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे पशु पक्षियों का आवास की ओर। तो मनुष्य अपने घरों में अपने लिए घर बनाते हैं। हमारी तरह पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है। वह अपना घर वहीं बनाते हैं जहां उन्हें भोजन तथा सुरक्षा मिलती है। कुछ पेड़ पौधों पर रहते हैं, कुछ प्रकृति द्वारा बने वास स्थल, पानी, गुफाओं, झाड़ियों में रहते हैं। उनके घर भी तरह तरह के होते हैं। तो इसके बारे में और डीपली आपको आगे की क्लासेस में मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीजें। तो पशु पक्षियों के घर, कुछ पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से बने वास स्थलों को अपना घर मानते हैं। बंदर कहाँ रहता है? बंदर पेड़ की घनी शाखाओं पर। मछली पानी में। और शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
कुछ जानवर अपना घर स्वयं बनाते हैं। खरगोश तथा चूहा जमीन के अंदर बिल बनाकर उसमें रहता है। यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि खरगोश इनमें से बिल में कौन रहता है, तो खरगोश, चूहा, सांप और बंदर, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो बंदर किस पर रहेगा? पेड़ की शाखाओं पर। तो खरगोश, चूहा और सांप जमीन में के अंदर बिल बनाकर रहेंगे। मधुमक्खियां अकेले न रहकर समूह में रहती हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि इनमें से कौन अकेले रहता है या कॉलोनी या बस्ती। समूह को बोलते हैं इनकी कॉलोनी या बस्ती, ठीक है। कौन कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहता? तो मधुमक्खियां, चींटी, दीमक और मकड़ी, ये 4 ऑप्शन है उसमें, और उसमें सही आंसर है मकड़ी। मकड़ी आपने हमेशा अकेले देखी होगी, लेकिन मधुमक्खियों का छत्ता रहता है। चींटियां भी बिल बनाकर झुंड में रहती हैं और दीमक भी बहुत सारी संख्या में होते हैं। तो वे अपने रहने के लिए छत्ते का निर्माण करती हैं मधुमक्खियां। चींटियां भी बिल बनाकर रहती हैं और पक्षी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। सांप भी बिल में रहते हैं, लेकिन वह अपने रहने के लिए स्वयं बिल नहीं बनाते हैं। वे चूहे या खरगोश के बिल में घुस जाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। सांप तो चूहे खा भी सकते हैं। पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। तरह तरह के पक्षी अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास, पौधे की नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, सूखे पत्ते आदि अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। पेड़ों की ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाला पक्षी, पेड़ों की ऊंची डाल पर जो घोंसला बनाता है वो कौन है? कौआ। तो कौआ जो है पेड़ों की ऊंची डाल पर, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल होगी ना, उस पर कौआ घर बनाता है। और सबसे ऊंचा पेड़ होगा, अगर आए सबसे ऊंचा पेड़, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घर बनाता है? तो तब आंसर क्या होगा? चील, बाज होगा, ठीक है। ये चीज, घर की दीवार, छतों पर घोंसला बनाने वाले पक्षी, घर की दीवार और छतों पर घोंसला बनाने वाले पक्षी कौन है? तब क्या आंसर आएगा? तब आप देखोगे कबूतरों को आपने देखा होगा, कबूतर, ठीक है, गौरैया, ये बनाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पशु पक्षियों को हम अपने घर में पालते हैं। इनके लिए हम अपने घर में रहने का स्थान बनाते हैं। कुछ पशु पक्षी बिना हमारी मर्जी के भी हमारे घर में रहते हैं, जैसे मकड़ी, छिपकली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हमारी मर्जी से घर में रहने वाले जीव ये हैं, और जो हमारी मर्जी के बगैर रहते हैं वो ये हैं, ठीक है। ये बिना मर्जी के रहने वाले जीव, चूहे, मकड़ी, दीमक, छिपकली, मधुमक्खी कभी कभी आ जाती है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पानी अनमोल है, पानी बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम सब पानी का उपयोग प्रतिदिन करते हैं, पानी पीते हैं, उससे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खाना पकाते हैं और बर्तनों की सफाई करते हैं और घर की भी सफाई करते हैं। पेड़ पौधों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता। लगातार पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। गर्मी का मौसम है, गांव में तालाब सूख गए हैं, हैंडपंप में भी पानी बहुत कम आ रहा है। ऐसे में पूरे गांव में पानी की समस्या हो गई है। गांव के लोगों को पानी दूर से लाना पड़ रहा है। क्लियर? चलिए, पानी की बचत हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे नहाते समय, कपड़े धुलते समय, जानवरों को नहलाते समय, यानी कि कम पानी में भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आंख, कान, नाक, दांत और जीभ और हाथ के साथ साथ पैर व पेट हमारे शरीर के अंग हैं। शरीर के अंगों से हम बहुत सारे काम करते हैं। दांतों से चबाकर खाते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं और जीभ से स्वाद लेते हैं। शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करें, इसके लिए इन अंगों की सफाई और देखभाल
जरूरी है। चलिए, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और नाक से दुर्गंध महसूस कर सकते हैं। अपने शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन हम स्नान करते हैं। नहाते समय हम अपने हाथ, पैर, कान और नाक के साथ साथ पूरे शरीर की सफाई करते हैं। अच्छा, किसी भी वस्तु की पहचान हम छू कर सकते हैं। गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, ये वस्तुओं की जो पहचान है वो छू कर की जाती है। बड़े हुए नाखूनों के अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाती है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो ये गंदगी पेट में जाती है और इस गंदगी से हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए नाखूनों को भी समय समय पर काटते रहना चाहिए। बालों में रोज कंघी करते हैं। कंघी करने से हमारे बाल इधर उधर नहीं बिखरते हैं। तो अपने घर के आसपास कूड़ा कचरा और पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। पानी में मच्छर पैदा होते हैं और इनके काटने से बीमारियां फैलती हैं और इन बीमारियों से हमारी जान भी जा सकती है। तो कूड़ा कचरा सड़क पर ना फेंकें, इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। पॉलीथीन के स्थान पर कागज, जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करें। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, हमारी सुरक्षा। तो दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, घर में भी या और घर के बाहर भी। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वयं की सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमें सुरक्षा नियमों की जानकारी होनी चाहिए। बिजली के उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। उपयोग के बाद स्विच बंद कर दें। इससे हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ ऊर्जा यानी कि बिजली की बचत भी कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सके। तो फिर है यातायात। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिन वाहनों से जाते हैं उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। तो यातायात के साधन कुछ सड़क पर चलते हैं, कुछ पानी पर चलते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं और कुछ लोहे की पटरी पर चलते हैं। सड़क पर चलने वाहनों की तुलना में लोहे की पटरियों पर चलने वाली रेलगाड़ियां कम समय में ज्यादा दूरी तय करती हैं। इसी प्रकार हवाई जहाज रेलगाड़ी से भी कम समय में एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे देश में पहुंचा देता है। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं जिन्हें हम नाव और पानी के जहाज से पार करके एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। पानी का जहाज नाव से बड़ा होता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग पानी के रास्ते कम समय में आते जाते हैं। पानी में बड़े जहाजों द्वारा एक देश से दूसरे देश के बीच सामान को भी लाया और भेजा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है यातायात के नियम। तो नियम यहाँ पर बताए गए हैं। सामने देखो, लाल बत्ती हमें रुकने के लिए कहती है, ठीक है। हरी बत्ती बस आगे बढ़ो। और चलती बस में बच्चों की खुसू फुसू जा रही थी। एक ने कहा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और बत्तियां क्यों लगाई, तैयार रहो। दूसरे ने कहा हमारे गांव में तो ये सब नहीं है। तो बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती देख शिक्षिका ने कहा तुम देख ही रहे हो कि शहर में कितने अधिक वाहन चल रहे हैं। जगह जगह चौराहे हैं जहां एक सड़क दूसरी सड़क को काटती है। सभी सुरक्षित चलें, जाम न लगे, इसके लिए चौराहे पर कहीं ट्रैफिक पुलिस और कहीं बत्तियां लगाई गई हैं। तो भारत देश में यातायात के नियम के अनुसार हमें सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर चलना चाहिए। तो कुछ नियम है वो ध्यान रखें, जैसे मोबाइल पर बात करते समय यात्रा के साधन का यूज ना करें। यानी कि अगर आप कोई वाहन चला रहे हैं तो मोबाइल पर बात ना करें। ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि सिंबल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ठीक है ये जो सिंबल है ये किस चीज को शो कर रहा है।
तो यहाँ पर कुछ 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं, ठीक है। यातायात के संकेत इंपॉर्टेंट है, चीज देख सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से आदेशात्मक चिन्ह, ये चिन्ह आदेश देते हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है। इनका आकार गोल और रंग लाल होता है, परंतु कुछ चिन्ह नीले रंग के भी होते हैं जो आपको आदेश दे रहे हैं आगे जाइए, ठीक है। यहाँ वाहन खड़ा मत कीजिए, हॉर्न मत बजाइए, धीरे चलिए। दूसरे हैं सचेतक चिन्ह, ये चिन्ह चेतावनी देते हैं। इनका आकार त्रिकोणीय और रंग लाल होता है। ये इस तरह के, आगे पुल है, ठीक है, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, दाएं बाएं, तो ये किस चीज के सिंबल हैं। तीसरे होते हैं सूचनात्मक, ये चिन्ह विभिन्न स्थानों की सूचना देते हैं। ये आयताकार होते हैं और रंग नीला होता है, जैसे आगे पेट्रोल पंप है, पुलिस स्टेशन है, फोन बूथ है, ये होते हैं सूचनात्मक। तो 3 प्रकार के यातायात संकेत के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज रखिए, मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। यदि हमारी गाड़ी से दुर्घटना नहीं हुई है लेकिन हमारे सामने हुई है तो भी हमारा दायित्व है कि हम घायल व्यक्ति की मदद करें जिससे उसे तुरंत उपचार मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। तो कौन सी धारा है, धारा 134। चलिए नेक्स्ट है संचार के साधन। संचार के साधन आपको पता है क्या होते हैं, टीवी, मोबाइल, ये सब चीजें जिनसे आपको बाहर की दुनिया की न्यूज़ मिलती रहती है, ठीक है। पत्र पत्रिकाएं, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल, संचार के साधनों के जरिए हम घर बैठे ही दूर दूर के लोगों से जुड़ते हैं। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि संचार के साधन हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना को पहुंचाने के माध्यम को ही संचार का साधन कहते हैं। ये सूचनाएं बातचीत द्वारा प्राप्त होती हैं, लिखित रूप में मिलती हैं तथा चित्र के रूप में भी हो सकती हैं। चलिए इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है, क्योंकि कुछ भी ऐसा ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम पढ़ चुके हैं। और ये हमारी लास्ट पोयम के साथ ये चैप्टर एंड होता है। बच्चों को एंड में कितना सीखा दिया हुआ होता है, ठीक है। और ये आ गया राष्ट्रगान, जिसके साथ ये हमारा जो बुक है ये भी कंप्लीट होती है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी बता दी। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्लास 4 की ईवीएस देखेंगे, ठीक है। क्लास 4 की ईवीएस पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।